नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, अरुण कात्यायन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप इकोलॉजी, माइक्रो क्लाइमेट और हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी हमारा इस दुनिया में आप समझ लीजिए, जो भी हमारे अर्थ पे लिविंग चीज़ हो गई, नॉन लिविंग चीज़ हो गई, जो भी चीज़ हो गई, उसका एक जो रिलेशन होता है उसके सराउंडिंग से, उसके इन्वायरमेंट से, वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब इकोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे। लेकिन जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो अपने इन्वायरमेंट से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होती है, और वही हमारा इकोलॉजी कहलाता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो, वो चाहे नॉन लिविंग चीज़ हो या फिर लिविंग चीज़ हो, तो वही रिलेशन हमारा इकोलॉजी कहलाता है। अब वहीं अगर क्रॉप इकोलॉजी की बात करें तो सीधा सीधा है, जो क्रॉप का रिलेशन होता है उसके किससे, इन्वायरमेंट से, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉप इकोलॉजी। देखते हैं। द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑइकोस मीनिंग होम। तो इसका मतलब ही होता है, ऑइकोस नामक वर्ड से लिया गया है ये, और इसका मीनिंग होता है क्या, होम। क्रॉप इकोलॉजी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ अ क्रॉप और क्रॉप कम्युनिटीज विद इट्स सराउंडिंग सेज इन्वायरमेंट। जो भी क्रॉप का इन्वायरमेंट से रिलेशन होता है या क्रॉप कम्युनिटी का रिलेशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप इकोलॉजी। अ लोकल क्लाइमेट कंडीशन दैट डिफर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन रिलीफ। तो जो लोकल क्लाइमेट की कंडीशन होती हैं, हर एरिया की आप देखें तो कुछ कुछ दूर पर जाकर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती जाती हैं। हर अलग एरिया का एक अलग क्लाइमेट कंडीशन होता है। तो वो चीज़ें क्या होता है कि क्रॉप की इकोलॉजी को वो डिफर्स करती हैं। उनसे जो है क्रॉप की इकोलॉजी, उसका जो रिलेशन होता है सराउंडिंग से, वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, रिलीफ हो गया हमारा, रिलीफ मतलब टोपोग्राफी हो गया, ज़मीन की बनावट हो गई, एक्सपोजर और कवर, जो भी हमारा एक्सपोजर हो गया, सॉइल का एक्सपोजर या क्रॉप का एक्सपोजर हो गया सनलाइट के लिए, वो भी हमारा क्या करता है, ये सब हमारा उसका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है उसको प्रभावित करता है। और ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारा माइक्रो क्लाइमेट। फ्रॉम द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू द माइक्रो क्लाइमेट इज स्टडीड एट टू लेवल। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा माइक्रो क्लाइमेट दो लेवल पर पढ़ते हैं हम, एक तो प्लांट लेवल पर और एक सॉइल लेवल पर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। तो इको क्लाइमेट ऑफ अ प्लांट, दैट इज द क्लाइमेट जस्ट एबव एंड बीनीथ द प्लांट्स कैनोपी। तो जो एक इको क्लाइमेट बनता है, एक जो रिलेशन बनता है, और उसके बाद जो एक क्लाइमेट बनता है प्लांट का, उसके जस्ट ऊपर और नीचे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर जो भी क्लाइमेट बनेगा ये हमारा माइक्रो क्लाइमेट कहलाएगा, किसका, प्लांट का। अब ये कैसे बनेगा, अब ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट हुआ तो क्या होगा कि ये जो इसके नीचे का यहाँ पर जो एरिया है, इसका जो सराउंडिंग से जो है टेम्परेचर कुछ कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, छाया पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, डिफर करेगा। तो इस तरह थोड़ा जस्ट ऊपर प्लांट के और थोड़ा नीचे जो भी क्लाइमेट बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लांट का माइक्रो क्लाइमेट। और ये जो है हमारा डिफरेंट होता है किसके, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की। ये जो इन्वायरमेंट होगा पूरा, यहाँ से ये क्या होगा, डिफर करेगा, अलग होगा। तो ये हमारा प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट होता है। और किस तरह से डिफर कर सकता है, जैसे द इको क्लाइमेट्स वेरीज विद द टाइप ऑफ द प्लांट। कुछ टाइप ऑफ द प्लांट होते हैं, उसकी वजह से जो है इको क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा या डिफर करेगा। क्यों, हो सकता है किसी की कैनोपी या किसी की लीफ जो है वो इंटेंसिव हो, सघन हो, तो उससे क्या होगा, कम सनलाइट आएगी। किसी की जो है वो सघन नहीं होंगी जो लीफ, तो उससे ज़्यादा सनलाइट आएगी, तो वहाँ का टेम्परेचर डिफर करेगा। तो इस तरह कई चीज़ें हैं जो प्लांट के माइक्रो क्लाइमेट को डिफर करती हैं या अफेक्ट करती हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए प्लांट के, जैसे हाइट हो गई, कैनोपी हो गई, शेप किस तरह का है प्लांट का, या फिर साइज किस तरह का है पत्तियों का, स्टेम और सॉइल का कलर किस तरह का, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि प्लांट के माइक्रो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। सॉइल कलर क्या करता है, मॉडिफाइज द माइक्रो क्लाइमेट बाई अफेक्टिंग द सनलाइट। हो गया सॉइल कलर, आप जानते हैं क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, और वो सॉइल कलर की वजह से ही कितना ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्व होगी ये उस पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्व होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कम होगी तो कम टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है अफेक्ट होगा। उसी तरह ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। CO2 O2 लेवल, एयर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, माइक्रो क्लाइमेट के, प्लांट लेवल के या प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। द प्लांट हैविंग लार्ज मार्फोलॉजिकल फीचर रिड्यूस द एयर मूवमेंट। तो ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये प्लांट है,
इसका लार्ज मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ये बड़ा है, तो इससे क्या होगा कि एयर का मूवमेंट जो है ये क्या होगा, ये कम कर देगा। मान लीजिए इधर से एयर जा रही है इधर को, और ये किसी स्पीड से जा रही है, तो जब यहाँ टकराएगी तो आगे जब जाएगी तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होता है कि एयर के मूवमेंट को ये रिड्यूस कर सकता है, जो लार्ज कैनोपी वाले प्लांट होते हैं। और द पेनिट्रेशन ऑफ द सनरेज टू द ग्राउंड सरफेस, जो सनरेज का पेनिट्रेशन है, जो सनरेज आएंगी तो ये क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आएंगी, तो इससे क्या होगा ग्राउंड लेवल पे सनरेज बहुत कम जा पाएंगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितनी सघन इसमें पत्तियां हैं, कितना इंटेंसिव ये क्रॉप कैनोपी है इसकी या प्लांट कैनोपी है। तो इस तरह से ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इवन इमर्जिंग सीडलिंग अल्टर्स द क्लाइमेट नियर द सॉइल सरफेस, जो जर्मिनेट होने वाली सीडलिंग्स है वो भी हमारा क्या करती हैं, सॉइल के नियर का क्लाइमेट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये भी इसी तरह से सनलाइट को, एयर को बिल्कुल थोड़े से एरिया में ही अफेक्ट करेंगी, लेकिन ये भी क्या करता है, अफेक्ट करती है, क्योंकि वो छोटा सा ही सीडलिंग होता है, लेकिन फिर भी वो अफेक्ट करती हैं। by reducing air movement and by shading the ground in the vegetation covered areas. The extreme variation in the temperature of the soil surface are reduced and the ecoclimate of the plant is more humid and cooler than the surrounding. तो क्या होता है कि जब एक्सट्रीम वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, सॉइल सरफेस रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ का इको क्लाइमेट क्या होता है कि प्लांट जो है मोर ह्यूमिड हो जाते हैं, और वहाँ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है या कूलर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि which favors the spread of the insect and pest and disease। तो जितना ज़्यादा कूल क्लाइमेट होगा वो इंसेक्ट और पेस्ट के स्प्रेड के लिए या डेवलपमेंट के लिए उतना ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाएगा, जिससे इंसेक्ट पेस्ट बहुत जल्दी क्या होंगे, हमारे तैयार होंगे, ग्रो करेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को नुकसान पहुँचाएंगे। द प्लांट कैनोपी चेंजेस द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू इट। वही जो अभी हमने आपको बताया कि क्रॉप की कैनोपी क्या करती है कि सन रेज की इंटेंसिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। कितनी ज़्यादा इंटेंसिव सनरेज आ रही हैं और कितनी ज़्यादा क्रॉप या फिर प्लांट पे टकराने के बाद वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं, तो ये सब हमारा किस पे निर्भर करता है, क्रॉप की कैनोपी पे। जितनी ज़्यादा इंटेंस कैनोपी होगी, जितनी ज़्यादा सघन पत्तियाँ होंगी, या जितना बड़ा प्लांट होगा, जितना बड़ा पेड़ होगा, उतनी ही कवरेज क्या होंगी, हमारी ज़मीन तक पहुँच पाएंगी, और नीचे का टेम्परेचर उतना ही कम होगा। जो माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है उस प्लांट के हिसाब से वो कम होगा। In the daytime when sun rays directly falls on the leaf temperature may be higher than the air temperature। तो दिन के टाइम पे क्या होती है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है पत्तियों पर पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर हाई, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, उससे ज़्यादा हो सकता है, और रात के टाइम पे यही उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब लोअर हो जाएगा। तो ये अभी तक बात हमने की कि माइक्रो क्लाइमेट किसके, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, तो सॉइल का माइक्रो क्लाइमेट भी क्या होता है, डिपेंड होता है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, सॉइल कलर इज द वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट। तो सॉइल का कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कलर ही एक फैक्टर है जो कितनी ज़्यादा सनरेज को या कितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्व करेगा, वो कलर पे ही निर्भर होता है सबसे ज़्यादा। ड्यू टू द सॉइल कलर पार्ट ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड, और कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, कितना ज़्यादा एब्जॉर्व होगा, वो सब हमारा सॉइल कलर पे डिपेंड होता है। द परसेंटेज ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एल्बिडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तो ये सूरज हो गया, मान लीजिए इससे जितना भी रेडिएशन आ रहा है, और फिर इसके बाद सॉइल पे टकराने के बाद कुछ पार्ट इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, ये जितना पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है ये हमारा एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो वेरीज अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप। एल्बिडो जो है वो सॉइल टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, प्लांट के कवर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सॉइल टाइप वही अभी हमने जो आपको बताया कि ड्राई सॉइल होगी या फिर मॉइस्ट सॉइल होगी। अगर मॉइस्ट सॉइल होगी तो वो ज़्यादा सोलर इनकमिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगी, ड्राई होगी तो वो क्या करेगी, वो वापस कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। इसी तरह कलर के हिसाब से सॉइल उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। प्लांट कवर क्या है कि प्लांट कवर होगा तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट सॉइल पर रेडिएशन नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसी तरह मॉइस्चर कंटेंट अभी हमने आपको बताया ड्राई सॉइल या मॉइस्ट सॉइल के बारे में। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा वो भी हमारा रेडिएशन को अफेक्ट करेगा। ये कई तरह के फैक्टर। ड्यू टू द डिफरेंसेज इन अल्बिडो ऑफ द सॉइल सर्फेसेज डिफरेंट थर्मल रिजाइम्स आर सेटअप इवन व्हेन इनकमिंग रेडिएशंस आर आइडेंटिकल। तो मान लीजिए इनकमिंग रेडिएशन जो है हमारा इक्वल है, लेकिन तरह तरह के सारे जो फैक्टर्स है इसकी वजह से अलग अलग तरह के जो है क्या होते हैं कि थर्मल रिजीम्स बन जाते हैं। अलग अलग तरह के जो हमारे एक तरह से थर्मल रीजन बन जाते हैं,
कि कहीं का टेम्परेचर कम होगा, कहीं का ज़्यादा ही होगा, जबकि रेडिएशन सेम ही आ रहा है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स उसको क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। जैसे अ mulch ऑन द सॉइल सरफेस बिकम्स वेरी हॉट बाई एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन एंड कीप द सॉइल कूल ड्यूरिंग डे टाइम एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग नाइट आवर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब सॉइल कवर होता है, सॉइल के ऊपर हम मल्चिंग का यूज करते हैं, जो स्ट्रॉ वगैरह होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं उससे सॉइल को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रेडिएशन आता है तो वो डायरेक्ट सॉइल पे न जाकर इस मल्च पे जाता है। तो ये मल्च क्या होती है? ये मल्च तो गर्म हो जाती है, लेकिन सॉइल हमारी जो है वो कूल रहती है, नीचे की सॉइल ज़्यादा गर्म नहीं होती है। इसी तरह रात के टाइम में उल्टा होता है। तो ये मल्चिंग की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ बहुत ही एक काम की चीज़ होती है मल्चिंग। वेट सॉइल एब्जॉर्ब मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो वेट सॉइल क्या होता है? उसमें सोलर एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा कैपेसिटी होती है ड्राई सॉइल के अपेक्षा। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इज यूज्ड टू इवेपोरेट द सॉइल वाटर। तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है उससे क्या होता है कि जो भी सॉइल में वाटर होता है उससे उसका इवेपोरेशन होता है। सॉइल का वाटर जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट होकर इन्वायरमेंट में चला जाता है। ड्यू टू विच मॉइस्ट सॉइल टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप और कूल डाउन। तो मॉइस्ट सॉइल में ज़्यादा टाइम लगता है इसी वजह से ही गर्म होने के लिए या फिर ठंडा होने के लिए, दोनों चीज़ों में उसे ज़्यादा टाइम लगता है। द हीट गेन और हीट लॉस बाई अ सॉइल इज 5 टाइम कुकर्स। तो 5 गुना तेज़ होता है सॉइल का हीट गेन या हीट लॉस, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल है वो 0.2 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर की होती है वो 1 होती है। इसी वजह से कि 5 टाइम, इसी वजह से जो है सॉइल की हीट गेन और हीट लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारी 5 गुना ज़्यादा है किसकी? सॉइल की वाटर से, 5 गुना कम है वाटर से। हाई सॉइल टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट द रूट ग्रोथ इन द एरिया। जो हाई टेम्परेचर है, हाई सॉइल टेम्परेचर, उससे क्या होगा कि रूट की ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। इन द एरिड रीजन, ये एरिड रीजन है। इन द एरिड रीजन वार्म 20 to 30 डिग्री सेल्सियस मॉइस्ट सॉइल ऑफ द फेवरेबल मीडियम फॉर द मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप। तो एरिड रीजन में अगर देखें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जहाँ का टेम्परेचर होता है वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल, जो हल्की थोड़ी गीली सॉइल है, वो किसके लिए? क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? माइक्रो क्लाइमेट सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स से पहले देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, जो प्रकाश संश्लेषण हमारा हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो वो है हमारा लार्ज एंड इफिशियंट एसिमिलेटिंग एरिया। जो हमारा एसिमिलेटिंग एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना होना है वो कितना ज़्यादा लार्ज है और कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। सिर्फ लार्ज होने से ही मतलब नहीं है, वहाँ पर कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सारे फैक्टर्स मौजूद है जिससे कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके। इसके बाद एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द सोलर एनर्जी एंड CO2। वही बात कि जो भी फैक्टर्स चाहिए हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और CO2 बहुत ज़रूरी है। तो वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं, और कितना सप्लाई उसकी हो रही है, जितनी ज़रूरत है उतनी हो रही है, उससे कम हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है। तीसरा है हमारा फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमारी फेवरेबल नहीं होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, तब तक फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस को डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है। इसके बाद द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन द गिवन सर्कमस्टांसेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, पूरे एक अगर क्रॉप सीजन में देखें या पूरे उसके लाइफ टाइम में देखें तो वो किन पर निर्भर होता है? तो वो भी सबसे पहले द साइज ऑफ द एसिमुलेटिंग एरिया। वही कितना जो एसिमुलेटिंग एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना है उसका साइज वगैरह क्या था, इफिशियंट था कि नहीं। द इफिशियंसी ऑफ द एसिमुलेशन एंड CO2 फिक्सेशन, इफिशियंसी कितना है एसिमुलेशन एरिया का, CO2 का फिक्सेशन का। द पीरियड ऑफ द इफिशियंट एसिमुलेशन एंड CO2 फिक्सेशन। एक चीज़ अलग है कि इसमें चूंकि देख रहे हैं हम इसका क्या पूरे लाइफ टाइम का देख रहे हैं, इस वजह से इसमें द पीरियड ऑफ द एफिशिएंट एसिमुलेशन को भी हम ऐड करते हैं। इसके बाद इन द एग्रोनॉमी द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एसिमुलेशन एंड CO2 फिक्सेशन दैट इज फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स। तो अब इसी को जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है एसिमुलेशन और CO2 फिक्सेशन का, उसको हम फोटोसिंथेसिस को किस में एक्सप्रेस करते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स में, या इसी को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। हार्वेस्ट इंडेक्स को ही हम क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस।
जो हमारा एसिमिलेशन हो रहा है और CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स को अगर देखें तो क्या होता है, तो ये होता है इकोनॉमिक यील्ड ऑब्लिक बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। तो इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है, तो जो किसान होता है उसके पर्पज से, किसान या कोई भी हो जो भी क्रॉप को ग्रो कर रहा है उसके पर्पज से इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है, जो ग्रेन होती है। मान लीजिए आप अगर गेहूं का प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसमें जो भी सिर्फ ग्रेन ग्रेन निकलेगा, गेहूं निकलेगा, वो आपका इकोनॉमिक प्रोडक्ट होगा। एक तरह से उसको बेचकर आप क्या कर सकते हैं कि फायदा कमा सकते हैं, और वही आपकी मेन चीज है, वही आपका पर्पज था ग्रो करना, पूरे क्रॉप को ग्रो करने का पर्पज सिर्फ गेहूं को पाना था आपका। वहीं बायोलॉजिकल यील्ड की बात करें तो बायोलॉजिकल यील्ड में क्या क्या आता है, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। जो आपने इकोनॉमिक यील्ड तो ली, उसके साथ ही आपका जो भी भूसा वगैरह हो गया, जो उसका तना वगैरह था, स्टेम वगैरह था और जड़ वगैरह थी, ये सारी चीज़ें वो किस में आ जाएंगी, बायोलॉजिकल यील्ड में आ जाएंगी। तो ये हमारा होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इकोनॉमिक यील्ड ऑब्लिक बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। या इसी को अगर देखें तो कहते हैं सिंक ऑब्लिक सोर्स इंटू 100। तो सिंक क्या होता है, सिंक होता है जो भी फोटोसिंथेसिस हमारा बना हुआ होता है पूरा उस सीजन में, जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोड्यूस हमें प्राप्त होता है, तो वही क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड होता है। फोटोसिंथेसिस होगी, उसका प्रोड्यूस हमारा क्या होगा, जो हमें गेहूं प्राप्त हुआ वो हमारा इकोनॉमिक यील्ड कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाता है सिंक। और सोर्स होता है जहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल यील्ड। जैसे मेनली सोर्स हमारा क्या होता है, पत्तियां होती हैं और सबसे ज़्यादा ही प्रोपोर्शन पत्तियों का ही होता है प्लांट में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल यील्ड, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। सिंक हमारा कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, जैसे पोटैटो में आप सिंक देखें तो वो स्टेम हो जाता है, और शुगर बीट में देखें तो वो रूट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सिंक बदलता रहता है। जो भी हमारी इकोनॉमिक चीज होगी, इकोनॉमिक यील्ड होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, सिंक। तो ये होता है सिंक ऑब्लिक सोर्स इंटू 100। इसी को क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस या फिर हार्वेस्ट इंडेक्स। अब अगर ग्रेन यील्ड की बात करें तो ग्रेन यील्ड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसी तरह से। किस तरह से, y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जहाँ पर y इज इक्वल टू ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया, y जो है हमारा ग्रेन यील्ड है, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्लांट्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया में पर यूनिट एरिया, मान लीजिए 1 हेक्टेयर है एरिया, तो उसमें कितने प्लांट्स हैं वो हमारा a होगा, इंटू नंबर ऑफ द फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट, जो हर एक प्लांट है उसमें कितने फर्टाइल टिलर्स हैं जिससे हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो सकता है। फिर इसके बाद सी की बात करें तो नंबर ऑफ द ग्रेन्स पर ईयर, फर्टाइल टिलर्स हो गए, उसके बाद हर एक ईयर में कितने ग्रेन्स बन रहे हैं, और उसके बाद वेट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन, जो एक ग्रेन होगा ये हमारा एक इंडिविजुअल ग्रेन है। ये सारे ग्रेन्स हैं और इनमें से एक को अगर उठा ले वो हमारा इंडिविजुअल ग्रेन होगा, ये हमारा इंडिविजुअल ग्रेन होगा, इसका वेट कितना होगा। नंबर ऑफ द फर्टाइल टिलर्स, ये हमारा एक तरह से फर्टाइल टिलर्स है, और नंबर ऑफ द ग्रेन पर ईयर, एक ईयर में कितने ग्रेन है वो हमारा क्या कहलाता है। इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ईल्ड आ जाती है, किसकी, ग्रेन की ईल्ड। In wheat, barley and similar cereals, the photosynthetic activity of the ear, which is situated at the top of the stalk, makes a considerable contribution to the grain formation। तो जो वीट बार्ले और जो भी रिलेटेड सीरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ पर होती है, ईयर्स पे होती है। जहाँ पर हमारा ग्रेन बनता है वो हमारा ईयर्स कहलाता है, जो कि कहाँ पर, ये जो स्टाक जो हल्का तने जैसा भाग होता है ये स्टाक कहलाता है। इसके ऊपर क्या होता है कि ईयर होता है, और वहीं पर हमारा ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। प्रैक्टिकली ऑल द ड्राई मैटर्स ऑफ द ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट ऑफ द शूट एबव द फ्लैग लीफ नोड। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो सबसे ऊपर की लास्ट पत्तियां होती हैं जहाँ से निकली होती हैं, वो जो जॉइंट होता है वो फ्लैग लीफ, वो लीफ जो हमारी कहलाती हैं फ्लैग लीव्स, और ये जो जॉइंट होता है वो फ्लैग लीफ नोड कहलाता है। इसके ऊपर ही सारा जो है ग्रेन का प्रोडक्शन होता है प्रैक्टिकली अगर देखें ज़्यादातर क्रॉप्स में। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आलू वगैरह हो गई, अभी हमने आपको बताया, तो उनका अलग सिस्टम होता है। इस वजह से लगभग ऑल द क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स को नहीं कह सकते 100% नहीं, लेकिन लगभग सारी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्लैग लीफ नोड के ऊपर ही होता है। ऑफ दिस ड्राई मैटर द ईयर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% इन वीट एंड अप टू 70% इन द बार्ले। तो ईयर्स में अगर देखें, वीट में अगर देखें तो ईयर्स लगभग 50%, और वहीं बार्ले में 70% जो है प्रोडक्शन जो है ग्रेन यील्ड का यहीं से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।